मैं अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ एक छोटे कस्बे में रहती थी। हमारे पिता एक किराना व्यवसायी थे। हम दोनों बहनें जब छोटी थी तो साथ ही स्कूल जाते और खेलते। सभी मुझे ही प्यार करते, जिससे मेरी बड़ी बहन चिढ़ने लगती थी। नासमझी में अपने चेहरे व हाथों पर अलग अलग तरह से प्रयोग करती थी। जब तक घरेलू चीज़ें जैसे बेसन, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी का प्रयोग करती थी तब तक तो ठीक था, क्योंकि पिताजी हमें पॉकेट मनी बहुत कम देते थे तो महंगी क्रीम नहीं खरीद सकती थी। मेरी दीदी टीवी में विज्ञापन देख वह मुझसे मेरी पॉकेट मनी मांगती भी थी, पर मैं नहीं देती थी। इसके लिए वह मुझे प्रलोभन भी देती, पर मैं कहाँ मानने वाली थी। अपना ज़्यादा समय खेलने कूदने और पढ़ाई के बजाय अपने रंग को सुधारने में गुजारती। घर के काम में न ही माँ के हाथ बटाती। माँ भी उस पर चिल्लाती और कहती, न जाने लीपा पोती करने से कौन सा राजकुमार मिल जाएगा, थोड़ा हाथ बटा दिया कर काम में, तेरी छोटी बहन बेचारी अकेले काम करती है। कभी माँ बीमार हो जाती तो सारे घर का काम सिर्फ मेरे कंधों पर। कहते हैं ना, बेटियाँ कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। हम दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। दोनों बहनें शहर में ही छोटी मोटी नौकरी भी करने लगी थी। जब बड़ी बहन के हाथ में पैसा आने लगा तो बाज़ार से गोरे होने की क्रीम पर खर्चा करने लगी। परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे उसका चेहरा बिगड़ने लगा। अब तो माँ भी कहने लगी, अरे चारू, चेहरे का क्या कर दिया? एक तो शादी की उम्र हो गई है, ऊपर से लीपा पोती करने में चेहरे को ही क्यों बिगाड़ दिया? हे राम, तेरे गोरे होने के चक्कर में अच्छे खासे चेहरे को नुकसान पहुंचा दिया। कल तेरे पापा के दोस्त के बेटे के लिए तुम दोनों को देखने आने वाले हैं। सुना है लड़के की सरकारी नौकरी है और इकलौता लड़का है। बेटा राज करेगी। विधि, तुम तो सामने आना ही मत, पहले अपनी बड़ी बहन की शादी होने देना, समझी? मैंने कहा, हाँ माँ, अभी वैसे भी मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। अगले दिन जब दिन में लड़का आने वाला था तो वह आया ही नहीं। जब शाम हुई और मैं घर आई तो चारू दीदी माँ से झगड़ा कर रही थी। पूरा दिन मेरा ख़राब कर दिया। फ़ोन करके सूचना नहीं दे सकते थे? लड़के वाले हैं तो क्या अपनी मनमानी करेंगे? तभी बाहर किसी की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। अचानक शाम को लड़के वालों के आने के कारण हमारी माँ और बहन शांत हो गई। जल्दी जल्दी पापा मम्मी हमें तैयार होने की बात कहकर मेहमानों के स्वागत में लग गए। दीदी अच्छे से तैयार होने चली गई। उन्हें मेरी ज़रूरत भी थी नहीं, क्योंकि वे खुद ज़्यादा एक्सपर्ट थी। दीदी तैयार होकर चाय नाश्ता लेकर आई। मैं भी वहीं मेहमानों के साथ बैठ गई। लड़का दिखने करने में साधारण था, पर उसकी निगाहें बार बार मेरी तरफ थी। अब बेचारी माँ भी क्या करती, और मेरी भी कहाँ गलती थी। जब दीदी और लड़के को अकेले में बात करने भेजा तो बेचारी माँ थोड़ी चिंतित लग रही थी। मुझे गुस्से से देखे जा रही थी, पर वहाँ तो लड़के की बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी देर बाद जब दोनों आए तो मुस्कुरा कर, और दीदी तो शर्माती हुई आई। माँ ने थोड़ी सुकून की सांस ली। 2-4 दिन बाद सूचना आई कि लड़के को लड़की पसंद है, तो माँ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। माँ तो भगवान को धन्यवादों की झड़ी लगा रही थी। पर चारू दीदी को लड़का थोड़ा कम पसंद आया। कहने लगी, अभी जल्दी क्या है, कुछ और लड़के देख लेते हैं, जो समझ आएगा उसी से शादी करूँगी। माँ तो बेचारी वैसे ही डरी हुई थी, तो समझाने लगी, ये लड़का सबसे अच्छा है, जाना पहचाना परिवार है, और आजकल के लड़कों को दहेज और जाने क्या क्या चाहिए होता है। सीधा साधा परिवार है बिटिया, तू कहे तो हमारी और से भी हाँ कह देते हैं। पर चारू दीदी का एक ही जवाब था, अभी नहीं। लड़कियां जब जवान हो जाती है तो शादी के लिए रिश्तों की झड़ियाँ भी लग जाती है। अब हमारे घर भी लड़के देखने वालों की लंबी लिस्ट थी, पर अब माँ को मुझसे कोई ऐतराज़ नहीं था। मुझे घर पर रहने की आज़ादी मिल गई थी। माँ पिताजी ने भी निश्चय कर लिया था कि लड़का अब दोनों बहनों के लिए देखेंगे। हालांकि माँ ने यही सोचा कि अब चारू को कोई पसंद नहीं भी करेगा तो कोई डर की बात नहीं है। जब लड़के वाले आते तो लड़का मुझसे भी अकेले में बात करता और चारू दीदी से भी। पर जितने भी लड़के आते वे सभी चारू दीदी को ही पसंद करते हैं। माँ पिताजी और मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। माँ ने तो एक दिन पूछ ही लिया, चारू, लड़के बस तुझे ही पसंद करके क्यों चले जाते हैं? विधि सुंदर होने के बावजूद भी इसे एक भी लड़के ने पसंद नहीं किया। माँ अब मुझे लेकर चिंतित होती है, मुझे दिलासा देने के लिए कहती, बेटा देर से ही सही, तेरे लिए कोई खास होगा। मुझे गले लगाकर कहती,
मेरी फूल जैसी बच्ची। एक दिन हमारे घर एक अमीर घराने का लड़का देखने आया। माँ ने पहले से ही चारू दीदी को मना कर दिया था लड़के से मिलने को, पर चारू दीदी ने भी साफ कह दिया था, यदि लड़का मुझे भी पसंद आया तो मैं भी उससे मिलूँगी। अमीर घर का लड़का है, ये तो हमारी किस्मत होगी कि वह किसे चुनता है। जब लड़का अपने माता पिता के साथ आया तो हम दोनों बहनें उसे देखते ही रह गई। इतना सुंदर, लंबा और किसी हीरो से कम नहीं था। मुझे तो लड़का एक ही नज़र में पसंद आ गया। माँ ने मेरे कान में कहा, देखा मैंने कहा था ना। हम दोनों एक अलग से कमरे में आकर बातचीत करने लगे। थोड़ी देर में हम बाहर आ गए। दिल कर रहा था बस अभी मैं सभी को कह दूं कि मेरी ओर से तो हाँ है, पर तभी चारू दीदी भी आ गई। चारू दीदी ने माँ को इशारा किया तो माँ ने उस लड़के वीर से कहा, बेटा ये मेरी बड़ी बेटी चारू है, आप यदि चाहो तो इससे भी बात कर सकते हो। तभी चारू दीदी ने कहा, हम दोनों बहनों से बात, चलिए मैं आपको हमारा कमरा बताती हूँ। ऐसा कहकर वो वीर जी को अपने साथ ले गई और जैसा हर बार होता है वैसा ही हुआ। वीर जी ने उसे पसंद कर लिया। चारू दीदी ने भी अब अपना जवाब दे दिया कि उन्हें वीर जी से ही शादी करनी है। अब जब लड़का लड़की राजी तो हम क्या कर सकती थी। मैं सिर्फ अपना टूटा दिल लेकर रह गई। दीदी की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। खुश होने का नाटक कर रही थी। सच कहूँ तो मन ही मन ईर्ष्या भी कर रही थी कि दीदी इतनी बदसूरत होने के बाद भी लड़के सिर्फ उसी को पसंद क्यों करते थे। क्या बात हो सकती है। दीदी के ससुराल जाने के बाद मैंने उनका कमरा अच्छे से देख लिया, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। पर मुझे ऐसा करते मेरी माँ ने कहा, क्या ढूंढ रही है, तेरी दीदी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसकी किस्मत ही ऐसी है। अब यहाँ थी तो भी राज ही किया और शादी भी हुई तो भी राज ही करेगी। अब जो किस्मत में होना है वही होता है। दीदी की शादी होते ही लड़के वालों का देखने आने का सिलसिला भी खत्म सा हो गया था। मानो जैसे सभी दीदी को ही देखने के लिए आए थे। मैं तो बस बीच में यूं ही अपनी मुंडी घुसा देती थी। पर एक उम्र होने के बाद कौन सपनों के शहजादे के बारे में नहीं सोचता। मैं भी सोचती। माँ पिताजी मेरी फ़ोटो और बायोडाटा लेकर घूमने लगे थे। परिचितों को फ़ोन घुमाने लगे, अखबार में विज्ञापन देते हैं, पर मैं सीधी सादी शायद किस्मत की मारी थी। अब तो जान पहचान वालों भी टांग खींचने लगे थे। दीदी की शादी को 3 साल हो चुके थे। माँ पिताजी ने दीदी को भी कितनी बार कहा कि उसके ससुराल में कोई लड़का हो तो बताए, पर दीदी ने भी कोई लड़का न होने की बात कही। एक दिन दीदी की गोद भराई की रस्में में हम शामिल हुए। वहीं दीदी के ससुर जी ऐसे ही किसी से अपने सबसे बड़े बेटे के लिए लड़की देखने की बात कही। पिताजी फट से उनके पास पहुंच गए और कहने लगे, समधी जी, बगल में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा, हमारी बेटी है ना विधि, क्यों ना आप एक बार अपने बेटे से मेरी बेटी को मिलवा दो। उन्होंने मुझे देखा और आश्चर्य से कहने लगे, हमें तो चारों ने कहा था कि उसकी शादी तय हो गई है। पिताजी ने दीदी का मान रखते हुए कहा, हाँ हो गई थी, पर लड़के को कोई और पसंद आ गई तो छोड़िए ये बात, अब आगे का सोचो। उन्होंने कहा, हमारा बेटा थोड़ा व्यस्त ज़्यादा रहता है और लड़का आपकी बेटी से 8-10 साल बड़ा भी है। क्या आपकी बेटी को कोई ऐतराज़ तो नहीं होगा। पिताजी बड़े आराम से लड़के को घर आने को कहा। लड़के का नाम राजवीर था। वह भी सुंदर और आकर्षक था। मुझे भी लड़का पसंद आ गया, पर लड़के को मैं पसंद हूँ या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में था। लड़के ने मुझे पसंद कर लिया। दीदी का फ़ोन आया ये कहने के लिए कि मैं रिश्ते के लिए ना कह दूं, पर पिताजी नहीं माने। दीदी ने लड़के की खूब सारी बुराइयां की, उसे अय्याश आदमी कहा, पर मेरी माँ ने एक जवाब दिया, जैसा भी है, यदि विधि की किस्मत ख़राब है तो ख़राब ही सही। मेरी मासूम बच्ची है, दिल की साफ़ है, हर समय अपनी माँ के साथ खड़ी रही है। आज इसी की किस्मत में एक भी अच्छा लड़का शादी करने को राजी नहीं। माना कलयुग है, पर भगवान इतना भी निष्ठुर नहीं। दीदी मुझे भी राजवीर से शादी करने को मना करती, पर माँ ने राजवीर के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए मुझे आज़ाद छोड़ दिया और फैसला मेरे हाथ में छोड़ दिया। मुझे राजवीर में कोई भी ऐसी बात देखने को नहीं मिली जैसा दीदी ने बताया था। बस राजवीर जी थोड़े व्यस्त आदमी थे। अपने बिज़नेस को लेकर वे सबसे बड़े बेटे और ज़िम्मेदार थे। मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। दीदी की डिलीवरी के 7 माह बाद मेरी शादी राजवीर के साथ हो गई। मैंने राजवीर से सवाल किया,
कि आप सबसे बड़े बेटे होने के बावजूद भी बाद में शादी क्यों करी? तो उन्होंने कहा, बड़ा होने के कारण जिम्मेदारियां ज़्यादा, और जो लड़कियां देखता सभी यही चाहती थी कि मैं उनके साथ समय बिताऊं, शॉपिंग करवाऊं, घंटों घंटों फ़ोन पर बिताऊं, जो मेरे लिए नामुमकिन था। तुम्हें तो मुझसे इन सब की आशा नहीं। हाँ, तुम्हारे साथ रोमांस ज़रूर कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए हम एक सुंदर और पवित्र शादी के बंधन को निभाते हुए आगे बढ़ गए। आज इस ससुराल में मैं अपनी ही दीदी की जेठानी थी। इस घर में मेरा पद बड़ा था। बड़ी बहू और ज़िम्मेदारी भी मुझ पर ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि पीहर में भी सारी जिम्मेदारियां, चाहे वह रसोई की हो या बाहर की, मैंने ही निभाई थी। तो मुझे इसका काफ़ी अनुभव था, और यही अनुभव ससुराल में जाने के बाद मेरे काम आ रहा था। मेरी सास मेरे काम और व्यवहार से बहुत खुश थी, इसीलिए मैं उनकी लाडली बहू भी बन गई थी। पर मुझे ससुराल में जो मान मिल रहा था, इससे दीदी चिढ़ने लगी थी। वह मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करती। एक दिन जब हम दोनों बहनें अपने पीहर गई, तो वहाँ दीदी ने मुझसे बहुत लड़ाई की। वो कहते हैं ना, इंसान या तो नशे में सच कहता है या फिर गुस्से में। उस दिन दीदी इतने गुस्से में थी कि वो राज उगल गई जो हम जानना चाहते थे कि सभी लड़के सिर्फ दीदी से ही क्यों शादी करना चाहते थे। दीदी ने बताया कि उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता। यदि उसने हर लड़के से ये कहा न होता कि विधि के तो बहुत से लड़कों से दोस्ती है, उनके साथ उठना बैठना है, हर सुंदर लड़की का यही तो हाल है, फिर भी लड़के एक सुंदर लड़की की कामना करता है। मैं तो इतने सुंदर नहीं हूँ, जाने कौन मेरी किस्मत का शहज़ादा होगा। मेरी बस यही इच्छा है कि लड़का जैसा भी हो, उसकी ज़िंदगी संवार दूँगी। पूरे घर को, लड़के के माता पिता को कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी। मैं सीधी सादी हूँ तो ज़्यादा नाटक नहीं आते, पर आपका जो भी निर्णय होगा मैं दुखी होंगी। आप ऐसा कुछ मत सोचना। मेरी बहन भी वैसे तो अच्छी ही है, पर हाँ, पढ़ाई में बहुत होशियार थी, और कोई भी लड़का मुझे ना नहीं कह सकता था। माँ ने कहा, ओ, तभी विधि को तो उसी की सगी बहन ने झूठा बदनाम कर रखा था। मैं सोचूं, मेरी बेटी विधि की तो किस्मत ख़राब है, पर नहीं, इसकी किस्मत तो तुझ पर भी भारी पड़ गई। भले ही ये कलयुग है, पर भगवान तो कहीं ना कहीं है। तभी तेरी ही जेठानी बनकर तेरे घर आ गई। तूने रोका, पर नसीब से कोई जीत नहीं सकता। जिसे जो मिलना होता है वह मिलकर ही रहता है। और अब चारू सुन, जो हुआ सो हुआ। अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने की बजाय जो रिश्ता आगे निभाना है उसे अच्छे से मिलकर निभाओ। इससे मेरा घर और तेरे ससुराल की इज्जत बनी रहे। इससे जीतने की बजाय जो तेरे पास है उसे संवारने की कोशिश करना। खुश रहेगी। अपनी चाली चलना बंद कर देना, नहीं तो देख लिया ना नतीजा। ससुराल जाने के बाद दीदी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, पर मैं अब अपने पति और परिवार, अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। क्योंकि जो आपके साथ एक सुंदर और स्वच्छ रिश्ता निभाना चाहे तो निभा दो, और नहीं तो ठीक है, उसका अफसोस क्यों करना है। आगे बढ़ जाओ उसके साथ जो है आपके पास। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।